नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर बीजेपी के 370 सीटें जीतने का संकल्प 5वीं बार दोहराया। बीते कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जा रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, बार बार इस बार इस चुनाव में 370 सीटें जीतने का पूरी मजबूती के साथ दावा कर रहे हैं। और उनका एक कॉन्फिडेंस बता रहा है कि इस नए टारगेट को अचीव करने के लिए इसके पीछे का सारा कैलकुलेशन, सारा गणित वो कर चुके हैं और इसका रोड मैप भी तैयार है। नरेंद्र मोदी के इस दावे को कोई हवा हवाई इसलिए भी नहीं कह सकता क्योंकि 2014 में किसने सोचा था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, देश में 3 दशक के बाद यह सरकार बनेगी। फिर 2019 में जब मोदी ने कहा अब की बार 300 पार, तो उसको भी पूरा करके दिखाया। इसके बारे में भी विरोधी सभी ये कह रहे थे ये मुमकिन नहीं। अब ऐसे में जब वो कह रहे हैं इस बार 370 सीटें जीतेंगे, तो जाहिर है इसके पीछे उनका कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे उनका काम है, उनको लगता है। लेकिन जहां हम लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस गणित को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस 370 सीट जीतने के पीछे का फॉर्मूला क्या है, विरोधियों ने इसको एक बिल्कुल नया रंग दे दिया है। नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने, विपक्षी पार्टियों ने सीधे सीधे इसके पीछे मैच फिक्सिंग का हवाला दे दिया। और उसके पीछे वजह है आज सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। आपसे थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया और कहा कि रिटर्निंग अफसर ने इस चुनाव में बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी की थी और ऐसे में अब दोबारा चुनाव नहीं कराया जाएगा। जो वोट पड़े थे वो वैलिड वोट हैं और वो वोट माने जाएंगे और आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है वो मेयर बनेगा। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल सामने आया और अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये 370 सीटें जीतने का इतना कॉन्फिडेंस जो नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी मैच फिक्सिंग है। ये चुनाव जीतते नहीं है, ये चुनाव चुराते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो 370 की बात कर रहे हैं, उसके पीछे उनका कॉन्फिडेंस किसी और वजह से। और आज विपक्ष की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत है और इसके पीछे कहीं ना कहीं चुनाव में गड़बड़ी करने की मंशा है। आप सुनिए नरेंद्र मोदी की बात, अरविंद केजरीवाल की बात। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं है, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात भी आपने सुन ली और प्रधानमंत्री का दावा तो हमारे सामने आई। आइए शुरू करते हैं आज कुरुक्षेत्र की बहस। मेहमान हमारे साथ हैं शिवम त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी से। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। चरण सिंह सापरा जी कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं हमें। सापरा साहब, स्वागत है आपका भी। अजय कुमार पांडे जी एलजेपी-आर पार्टी से हमारे साथ हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी से हमारे मेहमान हैं। राजपाल जी का स्वागत है। आदिल खान साहब हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। आदिल खान साहब, आपका स्वागत है। देखें, आज हमने जब इस डिबेट के लिए आप सबको बुलाया तब तक ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया था
और तो जाहिर है कि तब तक इस विषय के बारे में हमें सवाल पूछने होंगे या बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देने होंगे, उनको नहीं मालूम होगा। लेकिन ये फैसला आ गया और सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा फैसला आ गया, क्योंकि जो हुआ था दुनिया के सामने था, कैमरे ने पकड़ा था, चोरी सरेआम हुई थी, चोर सबके सामने था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया वो यकीनन इंसाफ है। अब आगे जो हो, अब वो 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के वो भाजपा में चले गए हैं, अब वो दोबारा वहां पर आम आदमी पार्टी के मेयर को सुप्रीम कोर्ट ने वहां बैठाया, उसके बाद दोबारा वहां कुछ उलटफेर हो जाए, दोबारा किसी और पार्टी का मेयर बन जाए, तो ये एक अलग विषय होगा। लेकिन उस दिन, वोटिंग वाले दिन, जो निर्णय आना चाहिए था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो ये सबसे पहले बात हम क्लियर करना चाहते हैं। तो शिवम त्यागी जो मैंने बात कही, आपसे सवाल तो पूछने थे हमको कि ये 370 कहां से आएंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जवाब दे दिया कि अब हमें पता चल गया कि 370 कहां से आ रही हैं। ये 370 आप जीतते नहीं हैं, ये 370 आप चुराएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जहां तक बात है, वो इतने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं अपने आप में। उनको भी पता है कि जिस तरीके से राइटिंग ऑन द वॉल पहला ये चुनाव ऐसा दिख रहा है, कम से कम मेरी मेमोरी में, तो जहां आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं, एक व्यक्ति जो रिक्शा में चलता हो 50,000 रुपए के, एक व्यक्ति जो 5 लाख रुपए की कार में चलता हो, एक व्यक्ति जो 50 लाख की कार में चलता हो, 5 करोड़ की कार में चलता हो, और एक हवाई जहाज में चलता हो जो खुद का हो उसका। इन 5 लोगों से आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में, इस देश की अभी चल रही सरकार के बारे में रिव्यू ले लीजिए। मुझे लगता है जो हंस रहे हैं खिखी कर कर वो भी रिव्यू ले लें और जाकर जो है अपने आप बता देंगे अपने मुखिया को कि 370 कहां से आ रही हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि जनता में जिस तरीके का विश्वास पैदा हुआ है, जिस तरीके से विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, जिस तरीके से आपस में उनका सरफटव्वल है, जिस तरीके से 5 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और वो तमाम चीजें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार जा रही है। अब ये मुझे समझ नहीं आया कि जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई जनता के वोट चाहिए ही नहीं। अरे हम जनता की बात पर ही कह रहे हैं, हम जनता के भरोसे पर ही कह रहे हैं, हम जनता जिस तरीके से जो जनता का जो रिफ्लेक्शन है उसी को लेकर बोल रहे हैं। हवा में इस देश में बिना जनता के कोई जीत ही नहीं सकता। अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली ने 3 बार जिताया है तो जनता की वजह से, और अरविंद केजरीवाल को ही 14 में, 19 में और जो है म्युनिसिपल में हराया है 3 बार, वो भी जनता नहीं हराया। तो मैं मानता हूं जनता की वोट से ही हार जीत हो सकती है। ये कहने का उनको मौका तो आप लोगों ने दिया। आप बार बार कह रहे हैं कि बिना जनता के जीत नहीं सकते। जनता ने तो आपका मेयर नहीं बैठाया था चंडीगढ़ में ना, लेकिन वहां रिटर्निंग अफसर ने बैठा दिया आपका मेयर। मैं कहता हूं अब सवाल ये कि उसने क्यों किया, चोरी क्यों हुई थी। मैं मानता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने अगर किसी विषय में ये किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी पाया है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, बिल्कुल कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति के कुछ ऐसा करने से इस तरह की चीजें हुई हैं तो मैं मानता हूं इस देश में कोर्ट है और विपक्ष को कम से कम अब तो ऐसा मान लेना चाहिए कि यहां पर चाहे वो पहले चुनाव रहे हो चाहे वो आने वाले चुनाव होंगे, यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट है। ये कोई लाला लैंड नहीं है कि मोदी जी ने 400 कह दिया तो सब ऐसे ही 400 आ जाएंगे बिना वोट के। मैं मानता हूं वोट दी जाएंगी, जनता पसंद करती है, जनता प्यार करती है और उसी के आधार पर 400 आएंगे। ये आप राहुल गांधी का ट्वीट देख लें, आपने देखा होगा, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है, ये वो लिख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये तो आप लोगों ने कराया, मोदी जी की पार्टी ने कराया, नरेंद्र मोदी ने कराया। राहुल गांधी अब वो जो अनिल मसीह रिटर्निंग अफसर है, या तो वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता हो और वो भी बड़ी शिद्दत वाला, तब उसको लगाओ कि नहीं मेरी पार्टी हार रही है, मुझे इसको जिताना है किसी तरीके से, वरना उसको किसी ने कहा ना 8 वोट खराब करो। देखिए, राहुल गांधी जिसे मैं सिंपैथी रखता हूं, उनकी दादी इस देश की इकलौती और पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जिनको चुनाव की धांधली में बाकायदा कोर्ट ने सजा सुनाई थी प्रधानमंत्री रहते हुए। इस देश में कौन पेटियों की चोरी करता है, कौन चुनाव में धांधली करता है, राहुल गांधी ने अपनी दादी से अच्छी तरीके से सीखा होगा। यहां पर उनको अगर कोई लगता है कि वो सिर्फ मोहरा है, आगे भी कुछ इसमें है, तो मैं मानता हूं कोर्ट आगे भी है। लेकिन मेरा एक ही सवाल और सबमिशन है कि आने वाले समय में भी जब ये लोग दिन रात ईवीएम चिल्लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार करेगा और ये दिन रात ईवीएम का रोना रोएंगे, तो इस कोर्ट को माने, क्योंकि कोर्ट ने बारंबार इस तरह की बातों पर तमाम टिप्पणियां ईवीएम को लेकर की हैं और चीजें फंक्शनली जितनी भी हैं वो सब बेहतर है। आप कह रहे हैं तो जैसे आज मान रहे हैं आगे भी मान। ईवीएम का रोना रोने का बहाना बना रहे अरविंद केजरीवाल विपक्ष, और इसीलिए अभी से 370 पर सवाल खड़े कर दिए। चलिए आदिल खान साहब जवाब दें। देखिए कितनी बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोलमोल आपके सारे सवालों का जवाब कर गए।
मुझे लगता है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है वो वोट चोरों पर, वोट के डकैतों पर, जनतंत्र के हत्यारों पर, संविधान के हत्यारों पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के लोकतंत्र की लाज रखी है, इस देश के संविधान की लाज रखी है और इस देश के लोगों की लाज रखी है। देखिए सौरभ भाई, 36 वोट में भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कर ली। 36 वोट का 25% वोट इन्होंने चुरा लिया, डाका डाल दिया। तो आप सोचिए कि जब 90 करोड़ की वोटिंग होगी तब ये लोग क्या करेंगे। तो ये बेशरम लोग हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया वो मसीह के पीछे का मसीहा कौन है। और मसीहा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब ये कोर्ट में गया मामला तो केंद्र सरकार ने अपनी पूरे वकीलों की फौज खड़ी कर दी। केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील उस गद्दार, उस देशद्रोही मैं कहूंगा, उस तंत्र के हत्यारे को बचाने में लग गई थी। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उस जनतंत्र के हत्यारे को क्यों बचाया? इसका मतलब साफ है कि वो तो एक मोहरा है, उसके पीछे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। 30 सेकंड और दीजिए, मुझे समझाना है इस बात को। देखिए, पहले तो ये इलेक्शन करा नहीं रहे थे। जब हम कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश किया इलेक्शन कराइए। इलेक्शन कराने वाले दिन फिर उन्होंने डेट बड़ी लंबी कर दी। हम फिर गए कि साहब समय पर चुनाव कराइए। माननीय कोर्ट ने कहा चुनाव कराओ। प्रिजाइडिंग अफसर वोट वाले दिन बीमार पड़ जाता है। उसके बाद फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है नहीं जी चुनाव कराओ, तो ये मजबूरी में चुनाव कराते हैं। और जिस तरीके से दिन के उजाले में कैमरे के सामने भारतीय जनता पार्टी के पीठासीन अधिकारी ने वोटों पर डकैती डाली, चोरी की, आज पूरा देश देख रखा है। मुझे लगता है भारतीय जनता आदिल खान साहब, मेरा जो सवाल था दरअसल शर्मसार होना चाहिए। आपने मेरे सवाल को शब्द अपने ही जवाब में दे दिए। बिल्कुल ठीक। देखिए, जो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें तो वो तो पानी की तरह साफ है। मैंने भी वो बात कही, आप भी वो बात कह रहे हैं, और जिसने भी वो वीडियो देखे हैं वो हर व्यक्ति यही बात बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया। लेकिन इस 36 वोट को आप करोड़ों, 90 करोड़ वोट से कैसे जोड़ सकते हैं? 36 वोट को जिससे एक मेयर चुना जाना था, आप 90 करोड़ वोट को जिससे कि देश का प्रधानमंत्री चुना जाना है, अभी से जोड़ रहे हैं। तभी तो ये कह रहे हैं कि आप हारेंगे तो कहेंगे कि चोरी हुई, धांधली हुई, तब आप कहेंगे ईवीएम लगाया। सौरभ भाई, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी आज पूरा देश देख रहा है, बल्कि पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से एक छोटे से शहर के मेयर के चुनाव में वोटों की डकैती कर रही है। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है, इस देश के लोकतंत्र की हत्या करना, जो पूरा देश देख रहा है। एक बात और देखिए, ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र बचाने की दुहाई देते हैं, पर ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, ये लोग संविधान की हत्या करते हैं। इस देश की महंगाई को खत्म करने आए थे। अच्छा ठीक है आदिल खान साहब, एक बार जरा सापरा जी का भी जवाब ले लें, उसके बाद शिवम जी आप दोनों का उत्तर दीजिएगा। जी सापरा साहब, क्या कहना है आपको? देखिए, सवाल केवल वही है, चंडीगढ़ का एक विषय अलग है हमारे सामने, लेकिन जो आज केजरीवाल जी ने कहा, और उन्होंने कहा मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से सबको बधाई देना चाहता हूं, तो वो जो बोल रहे थे इंडिया गठबंधन की तरफ से बोल रहे थे, यानी आपके बिहाफ पर भी बोल रहे थे। और उन्होंने ये कहा है कि हमको आज पता लग गया कि ये 370 लाएंगे, तो कहां से लाएंगे? देखिए सौरभ जी, निश्चित रूप से अगर ये स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जी का आया है तो वो उचित स्टेटमेंट है, मैं कहूंगा। ये थोड़ा एको आ रहा है, एको आ रहा है। जी ठीक करें इसको, क्योंकि सारी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से चंडीगढ़ मॉडल जो है, अगर ये चंडीगढ़ मॉडल लोकसभा के चुनाव के अंदर दोहराया गया तो निश्चित रूप से फिर इनकी 400 पार हो सकती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर बार बार जाकर के 370 सीटें और 400 की बातें कर रहे हैं तो वो ये बता दें कि भाई ये आएंगी कहां से, ये तो बता दें। भाई जुमलाबाजी करने से सीटें नहीं आएंगी, ये तो जुमलाजीवी नेता हैं कि अब की बार 370 पार। भाई पिछली बार आपकी 303 सीटें थी, वो 303 सीटों पर क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी? आप नई सीटें लाओगे कहां? बिहार से लाओगे, पश्चिम बंगाल से लाओगे, महाराष्ट्र से लाओगे, क्या वहां पर सीटें दोगे? नहीं। एक नाथ शिंदे को कितनी सीटें दे रहे हैं, या फिर आप जो एनसीपी है उसको कितनी सीटें दे रहे हैं जो अजीत पवार का गुट है, या फिर आप बिहार के अंदर जीतन राम मांझी को क्या दे रहे हैं, या फिर आप उपेंद्र कुशवाहा को क्या दे रहे हैं, चिराग पासवान को क्या दे रहे हैं, पशुपति पारस को क्या दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं।
मुझे अगर आप थोड़ा समय दे तो मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ये जुमले के सिवाय कुछ नहीं कर रही। देखिए 7 राज्यों में इनकी पहले से ही 100% सीटें आई हुई थी, क्या उसमें और बढ़ जाएंगी? नहीं बढ़ेंगी। 5 राज्य ऐसे हैं इनके जिनमें इन्होंने से 90-95% सीटें जीती थी, जैसे राजस्थान है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 1, 2, 3 इस तरह से सीटें आई थी। तो क्या वहां इनकी सीटें बढ़ेंगी? भाई आंध्र प्रदेश में आप चंद्रबाबू नायडू के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हो। पिछली बार आप 25 में से 24 सीटें लड़े थे, लेकिन इस बार कितनी लड़ोगे? 7-8 सीट से ज्यादा तो चंद्रबाबू नायडू आपको देंगे नहीं। साउथ के अंदर जहां पर 114 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है, और कम से कम 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2019 में बीजेपी को 0 सीटें मिली थी। जी ठीक तो है। फिर ये 370 कैसे पहुंचेंगे ये भी तो बता दो ना। ये तो आपने यूएस में भी जाकर के, अमेरिका में भी जाकर के कहा था आपकी बार ट्रंप सरकार, तो क्या ट्रंप की सरकार आ गई थी? अच्छा ठीक है साबरा साहब, मैं जरा जवाब मिलूं। जैसे आपने राज्य, आपने स्टेट बाय स्टेट गणित लगाया, हम भी मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। हम भी दिन भर यही करते हैं कि यहाँ इतनी सीटें इनकी थी, कैसे बढ़ेंगी, कहां बढ़ेंगी, हम भी यही सोचने की कोशिश करते हैं। अब जवाब दे देंगे शिवम जी, कहां से आएंगी सीटें? जी थैंक यू। सबसे पहले मैं आदिल ने बोला तो आदिल से शुरू करता हूं। आदिल ने कहा कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये तो सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे कोई और है। मेरा एक बड़ा सीधा और सामान्य सा सवाल है, सोमनाथ भारती जो महिला से छेड़छाड़ में कन्विक्ट होकर चला गया, उसके पीछे कौन था? अब इनको कहिए बीच में ना बोले। आदिल जी ये फेयर नहीं है। देखें आपने बहुत सी बातें की, आपको रोकना पड़ेगा, सुन रहे थे ना। नहीं मैं ऐसे नहीं करेंगे हम। ये सर डिबेट का नियम है, एक व्यक्ति बोले तो दूसरा उसके ऊपर ना बोले। आप बुरा ना मानिएगा मुझे सर, देखिए मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, और अगर ये किसी के बीच में बोलेंगे मैं इनका भी मुझे ऑडियो, मैं बोलूंगा इन्हें किसी के बीच में। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, अगर इन्होंने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पीछे कोई और है तो मुझे बताइए, जो महिला से छेड़छाड़ में कन्विक्ट हो गए सोमनाथ भारती, उसके पीछे कौन है? जो संजय सिंह चोरी में गिरफ्तार हैं, जेल में है, चक्की पीस रहे हैं, बाहर आ नहीं रहे, उनके पीछे कौन है? जो मनीष सिसोदिया जेल में है, भ्रष्टाचार में है, उनके पीछे कौन है? जो सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार में है, उसके पीछे कौन है? जो दंगों के मामले में महिला नेता हरियाणा की जेल है, उनके पीछे कौन है? और एक और मैं चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से वही कहता हूं, अगर किसी ने भी गलती की है, इस देश में कोर्ट है, हमें पूरा विश्वास है, इनको भी ये विश्वास जो आज दिखा रहे हैं, ऐसा ही अपना विश्वास जिंदा रखो, क्योंकि इस विश्वास के बहाने ही आपको आने वाले 5 साल काटने हैं। तो बेहतर रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट पर यह विश्वास रहे, यह मैं मानता हूं। और मैं अभी भी कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया सर आंखों पर। अब आगे आता हूं, कांग्रेस ने कहा कि भाई कहां है इनके पास सीटें, कहां से बढ़ेंगी? मतलब अपने घर में नेता नहीं है, सरकार मतलब विपक्ष की गठबंधन कर नहीं पा रहे हो। लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में तो वहां से नेता भाग जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां से दल छोड़ के चला जाता है, कहीं और पहुंचते हैं तो वहां से दल छोड़कर चला जाता है। खुद के नेता दर्जन दर्जन के हिसाब से निकल कर जा रहे हैं और हिसाब उनसे मांग रहे हैं जिनके पास 303 है। इन्होंने कहा हम जुमला जीवी हैं। हाँ जी, आप ऐसा ही मान के चलिए, हम जुमला जीवी हैं। हमने कहा था 2014 में कि अब की बार मोदी सरकार आई। हमने कहा था 2019 में कि अब की बार 300 पार हुई, और हम कह रहे हैं अब की बार 370 और 400 पार होंगी। आप जुमला मानते रहिए। इन्होंने कहा सीटें कहां से बढ़ेंगी? सीटें तमिलनाडु से बढ़ेंगी, सीटें केरल से बढ़ेंगी, सीटें कर्नाटक से बढ़ेंगी, सीटें उड़ीसा से बढ़ेंगी, सीटें पंजाब से बढ़ेंगी। और जिस तरीके से आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, करना इनफैक्ट आपको खुद को चाहिए, क्योंकि आपके हालात बेहद खराब है, लेकिन हमारी सीटें बढ़ेंगी और हम पहुंचेंगे। लेकिन आपको अपने ऊपर देखना है, संगठनात्मक स्तर पर इस देश का विपक्ष। आप कह रहे हैं, आपने बता दिया बढ़ेंगे, यहां से बढ़ेंगे, वहां से बढ़ेंगे। मैं कश्यप साहब के पास जा रहा हूं, कह रहे हैं हम यूपी से घटा देंगे, यही बोलेंगे अभी वो? उनका अब उनके कहने से कुछ होता है कि उनके डेली तो 2 नेता छोड़कर जाते हैं। सुबह शाम टीवी पर कोई भी आदमी कुछ भी आकर कह सकता है, क्योंकि उसको अधिकार है, उसके पास। कश्यप साहब, यूपी में क्या होगा? क्या होगा यूपी में? यूपी में 22 में माननीय अखिलेश यादव जी ने बीजेपी को घटाया है और 24 में बीजेपी का सफाया है। आप बता दें कि ये जो चंडीगढ़ में निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, निश्चित तौर पे मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखा है। नहीं तो बीजेपी लोकतंत्र को लगातार खत्म कर रही है। 22 के चुनाव में यहां भी, उत्तर प्रदेश में भी ये कहते थे कि हमें कोई एक सीट घटा नहीं सकता, हम सब सीटें जीतेंगे। तो इनको यहीं उत्तर प्रदेश में हमारी 47 सीटें थी, हम 125 पे चले गए और 80 सीटें इन्होंने हरा दी। 100 वोट, 200 वोट, 150 वोट से इनके कलेक्टर और कप्तानों ने बेईमानी करके और हमारे लोगों के वोट कटवा के
और उसका साक्ष्य भी हम लोगों ने माननीय नेताजी अखिलेश जी ने निर्वाचन आयोग को दिया, उसके बाद में भी नहीं कार्रवाई हुई। क्या अधिकारियों पे कार्रवाई हुई? ये इसी तरीके से। तो अभी तो हम चंडीगढ़ की बात कर रहे थे, अब आपने कहा कि यूपी के चुनाव में भी वोट की चोरी हुई। बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे वोट की चोरी हुई। अच्छा। इन्होंने उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने डाटा के साथ में निर्वाचन आयोग को दिया है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक एक विधानसभा से जो हम लोगों के वोट हैं उनको कटवाया इन्होंने, 10-10, 20-20 हजार वोट कटवा दिए। जाति और धर्म देख के कटवाया इन्होंने। इनसे बड़ा नंगा नाच कौन कर सकता? ये कह रहे 400 पार, इस बार जनता इनको भेजेगी 7 समंदर पार, ये लौट के नहीं आ पाएंगे। अच्छा, आपने अच्छा जोड़ा है का काम करेंगे। 700 पार अपनी बार जनता भेजेगी 7 समंदर पार। चर्चा करोगे अगर हमारे साथ महंगाई पे चर्चा पांडे जी है, पांडे जी का कमेंट ले लें, फिर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आप निजीकरण देश बेचे दे रहे हो। ठीक है कश्यप साहब, कश्यप साहब ओके सर, आपने देखा ना छोटे लालच में बड़ा नुकसान होता है। अब यूपी की सरकार पर भी आपके सवाल खड़ा कर दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि एक ही दल के, एक ही गठबंधन के दो प्रवक्ता, दोनों के अलग अलग स्टैंडर्ड। दो जो मुखौटे बैठे हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, हम मानते हैं लोकतंत्र जिंदा हो गया। उन्हीं का तीसरा हिस्सा कह रहे हैं नहीं नहीं हमने भी कोर्ट में डाला हुआ है, हमारा नहीं सुना गया इसलिए लोकतंत्र खतरे में। भैया तय कर लो पहले तीनों कि है कि नहीं इस देश में लोकतंत्र, क्योंकि रोना 24 के बाद आपको है, अभी तय कर लो। धर्मेंद्र यादव की जगह चाचा शिवपाल यादव को अब टिकट दे दिया गया, तो ये बड़ी खबर है। यूपी में समाजवादी पार्टी कई टिकट बांट चुकी है, उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुकी है और बदायूं से धर्मेंद्र यादव, ये यादव परिवार का हिस्सा हैं, भाई हैं अखिलेश यादव के, उनको टिकट दिया गया था। अब उनकी जगह शिवपाल यादव को टिकट दे दिया गया। तो ये परिवर्तन जो है वो अभी किया गया है, ये खबर अभी आई है। बदायूं में बड़ा उलटफेर है। अब ये क्यों किया गया है, धर्मेंद्र यादव की जगह क्यों शिवपाल यादव को टिकट दिया गया? क्योंकि परिवार भी इसमें पूरा जुड़ा हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई पारिवारिक मसला भी रहा ही होगा। शिवपाल यादव को अब वहां से उतारा जा रहा है बदायूं से। धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को टिकट दिया गया। हालांकि अभी तक वहां पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में भी पेच फंसा हुआ था। अभी यही नहीं तय हो पा रहा था कि कितनी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, और उनका भी दावा बहुत सी ऐसी सीटों पर था जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। और अभी देखिए ये जो प्रेस रिलीज आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसमें ये खबर आई है कि धर्मेंद्र यादव अब वहां से उम्मीदवार नहीं है बदायूं से, और उनकी जगह शिवपाल यादव वो उम्मीदवार होंगे। अब ये परिवर्तन अखिलेश यादव ने क्यों किया है? शिवपाल यादव की ये मर्जी थी, ये चाहत थी कि वो यहां से चुनाव लड़ें, और क्या उसके आगे उसको मानना पड़ा अखिलेश यादव को, या धर्मेंद्र यादव को हटाने के पीछे और कोई वजह है? कैराना से भी खबर है इकरा हसन वहां से उम्मीदवार होंगी। में और प्रत्याशियों के नाम जो है वो डिक्लेयर किए गए। 5 और प्रत्याशी हैं जिनके नाम समाजवादी पार्टी ने आज और सार्वजनिक कर दिए हैं। तो एक एक करके आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी अपनी सीटों पर उम्मीदवार डिक्लेयर करती जा रही है, और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई निश्चित बात सामने नहीं आ रही है। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, हमारे संवाददाता। विशाल, बदायूं से धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव परिवार में ही सीट बदली गई। सौरभ, बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि क्यों ये सीट का जो चेंज किया गया है, चाचा शिवपाल यादव को लाया गया है, भतीजे को चेंज किया गया है, यानी कि धर्मेंद्र यादव की वो परंपरागत सीट मानी जाती है, और ऐसे में वहां से धर्मेंद्र यादव को हटाना और शिवपाल यादव को वहां से रिप्लेस करना, क्योंकि चर्चा ये चल रही थी कि शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ सीट से लड़ाया जा सकता है, लेकिन अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है। इस बीच बरेली का भी कैंडिडेट आ जाना, कैराना से भी इकरा हसन की उम्मीदवारी को समर्थन मिल जाना, और चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से कैंडिडेट के तौर पर घोषित कर देना, अपने आप में समाजवादी पार्टी की जो सोच है उसको दर्शा रही है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो भी कैंडिडेट हो, जो भी लड़े, उसको पर्याप्त टाइम मिले। लेकिन धर्मेंद्र यादव की जहां शिवपाल यादव को टिकट दे देना अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है कि परिवार में ही इस तरीके की सीट आखिर बदली गई है, तो उसके पीछे असल वजह क्या है? क्योंकि धर्मेंद्र यादव बदायूं को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 2 बार वहां से सांसद भी रह चुके हैं, और ऐसे में शिवपाल यादव के लिए यह माना जा रहा था कि या तो आजमगढ़ या तो फिरोजाबाद सीट से लड़ेंगे, क्योंकि पिछला चुनाव शिवपाल यादव जो फिरोजाबाद सीट से लड़े थे तो उनको 1 लाख के करीब मत मिले थे,
और ये माना जा रहा था कि अक्षय यादव जो कि रामगोपाल यादव के बेटे हैं, अगर वो चुनाव हारे हैं तो उसके पीछे असल वजह शिवपाल यादव थे। लेकिन शिवपाल यादव उस समय प्रसपा के कैंडिडेट थे, माना जा रहा था कि फिरोजाबाद या आजमगढ़ में उनकी उम्मीदवारी होगी, लेकिन उनकी उम्मीदवारी हो गई है अब बदायूं से। तो अपने आप में समाजवादी पार्टी की जो ये रिलीज है, इस रिलीज में इकलौता ऐसा सवाल है जो कि कैंडिडेट के तौर पर खड़ा कर रहा है कि शिवपाल यादव को अगर उनको फील्ड करना था तो वो आजमगढ़ या फिरोजाबाद से फील्ड कर सकते थे। धर्मेंद्र यादव को वहां से बदलना और शिवपाल यादव को वहां से लाना अपने आप में दिखा रहा है कि कई तरीके की उधेड़-बुन में समाजवादी पार्टी भी चल रही है और कांग्रेस की न्याय यात्रा के बीच में बरेली से कैंडिडेट को घोषित कर देना अपने आप में कई तरीके की बातों को क्लियर कर रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सौरभ जी ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राजपाल कश्यप जी हैं। कश्यप साहब, बात तो हैरानी की है, धर्मेंद्र यादव जी की जगह शिवपाल यादव जी को अब बदायूं से उम्मीदवार बना देना। बिल्कुल हैरानी की नहीं है। ये बीजेपी के लिए हैरानी की बात हो सकती है कि समाजवादी पार्टी देश में सबसे पहले चुनाव की तैयारी कर चुकी है, अपनी सूची जारी कर चुकी है, लोकसभा प्रत्याशी जारी कर चुकी है और देश में किसी बीजेपी तक नहीं घोषित कर पाई। तो समाजवादी पार्टी की रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और माननीय अखिलेश यादव जी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में ही इस बीजेपी के विजयी रथ को रोक दिया जाएगा और कई मौकों पे रोकने का काम किया गया। ठीक है, आपकी बात, आप जो बात कर रहे हैं वो आपका दावा है, जीतेंगे, इनको हरा के दिखाया। लेकिन दोनों परिवार के लोग हैं, चाचा हैं शिवपाल यादव, भतीजे अखिलेश जी और धर्मेंद्र जी, और सिटिंग जहां से 2 बार वो सांसद रह चुके धर्मेंद्र यादव जी, पहले उनका नाम डिक्लेयर करना फिर उनको हटा देना, उनकी जगह शिवपाल जी को देना, मतलब सामान्य बात तो नहीं है ना। ये उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभाओं पे समाजवादी पार्टी मजबूत है और समाजवादी पार्टी समय समय पे आपने नहीं देखा क्या बदायूं में भी लड़े थे और मैनपुरी में भी लड़ चुके हैं। अरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का इकबाल है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जहां से भी लड़ेगी इस बार बीजेपी को पराजय करेगी जनता पराजय करेगी। और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि 80 की 80 लोकसभाएं समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतेगा और बीजेपी हारेगी। और ये ठीक है, आप देख लीजिए, ये बीजेपी जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए करारा दिया उससे परेशान है और पिछड़ों को जाति जनगणना करा नहीं रहे, आरक्षण दे नहीं रहे, भर्तियां करा नहीं रहे। अभी तो आपने कांग्रेस को परेशान कर रखा है, आप सीटों पर सीटें डिक्लेयर किए जा रहे हैं, खड़े हैं, आप सीटों पर सीटें डिक्लेयर किए जा रहे हैं, उम्मीदवार प्रत्याशी अपने सार्वजनिक किए जा रहे हैं, गठबंधन आप कर नहीं रहे हैं। एक मिनट जरा सापरा साहब, देखिए आज समाजवादी पार्टी ने 5 और कैंडिडेट निकाल दिए हैं, आप उनका ऑफर 17 सीटों का था, उसको आप मान नहीं रहे थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम अपने उम्मीदवार उतारते जाएंगे। देखिए सौरभ जी, ये जो सीट शेयरिंग का मामला है ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व बैठ करके उसको सुलझा लेगा। अगर यही सवाल आप भारतीय जनता पार्टी को पूछें कि उन्होंने बिहार के अंदर क्या फॉर्मूला अपनाया है, चिराग पासवान को कितना दे रहे, पशुपति को कितना दे रहे, उपेंद्र कुशवाहा को कितना दे रहे, पूछा क्या आपने? उत्तर प्रदेश के अंदर आरएलडी को कितना दे रहे हैं, या वहां पर जो और नेता है इनके वो छोटी छोटी पार्टियां उनको कितनी सीटें दे रहे हैं? क्या आपने पूछा कि महाराष्ट्र के अंदर सीट शेयरिंग हो गया, अजीत पवार को कितनी सीट दे रहे हैं या फिर शिंदे गठ को कितनी सीटें दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठ बैठ के बिना गणित के बातें कर रहे हैं। मैं गणित के साथ बता रहा हूं, महाराष्ट्र में अगर इनको रिटेन करना है 23 सीटें रिटेन करनी है, 23 सीटें रिटेन करने के लिए इनको 35 सीटें लड़नी पड़ेंगी। 48 में से 35 ये लड़ेंगे तो बाकी बचेगा क्या? क्या एकनाथ शिंदे जिसके पास अभी 14 लोकसभा के सांसद है, क्या वो 6 सीटों पर लड़ेगा, 7 सीटों पर लड़ेगा? इनके अंदर भी बहुत उलझन है, ये बता नहीं रहे हैं। ख्याली पुलाव और शेख चिल्ली के सपने ये सब देख सकते हैं आप लोग, मुंगेरी लाल के सपने देख सकते हैं। ये कोई जादुई टोपी नहीं है, देश को टोपी मत पहनाइए। और ये बता दीजिए 303 के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? क्या 303 वो सीटें कम नहीं होंगी? और फिर अगर हम सोचे 303 ऐसे ही रह जाएंगी तो 370 करने के लिए 67 सीटें और लानी है। अच्छा ठीक है सापरा बताओ, और 400 पार करने के लिए आपको 97 सीटें और लानी है। अरे सर, अरे यूपी की ब्यूरो चीफ जुड़ गई हमारे साथ, मैं उनके पास जा रहा हूं, लेकिन आपके सवाल, आपकी बात का जवाब मैं जरूर देकर के जाऊंगा। आपने कहा हम इनसे नहीं पूछते, जिस दिन ये कह देंगे कि हमारी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो गई है उस दिन हम इनसे भी पूछेंगे। आप लोगों ने तो
दिसंबर महीने से पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि हमारी सीट शेयरिंग होगी। ममता बनर्जी ने आपको डेडलाइन दी थी 31 दिसंबर की, माफ कीजिएगा मैंने नहीं, ममता बनर्जी ने दी थी, और इसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करके, सर मुझे बोलने दीजिए, वो आपका गठबंधन छोड़ करके चली गई, इसीलिए आपसे पूछते हैं। दूसरी बात, पता चलना चाहिए ना सौरभ जी, सर, अरे सर, आपके दर्शकों को ये समझ में आना, मैं बता रही हूं, तो मैं बता तो दूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं सर मैं। अब आप सुनेंगे नहीं। आप कह रहे हैं मैं इससे क्यों नहीं पूछ रहा, आपसे क्यों पूछ रहा हूं। ये जिस दिन कह देंगे हमारी सीट शेयरिंग शुरू हो गई, मैं इनसे ही पूछूंगा। लेकिन यूपी में जिस दिन अखिलेश यादव अपनी पहली लिस्ट निकालते हैं, सर आप सुनिएगा, अब जिस दिन अखिलेश यादव अपनी पहली लिस्ट निकालते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है और आपके यूपी के इंचार्ज कहते हैं कि यह गठबंधन धर्म नहीं है, फिर तो लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए काम करती है। यह आपके यूपी इंचार्ज का स्टेटमेंट है। लिस्टें आप जारी कर रहे हो, इसीलिए पूछा जा रहा है। देश क्या नहीं जानना ठीक है, आप महाराष्ट्र सर आप प्लीज सुनिए, महाराष्ट्र में जनता को पता चलना चाहिए। ये एक तरफा जो है ना, आप लोग फायर करके भाग नहीं सकते, अब वो जमाना चला गया। संजय निरुपम ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी है भीख नहीं मांग रही है उद्धव ठाकरे से, तो ये कोई मीडिया नहीं कह रहा सर, आपकी पार्टी का नेता कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी भिखारी नहीं है, इसीलिए आपसे पूछा जाता है। माफ कीजिएगा, आपकी बात का जवाब मैंने दे दिया और ये उचित था, आपको जवाब देना जरूरी भी था, आपको जवाब मिलना चाहिए था इस बात का। रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी सहयोगी लखनऊ से। रुचि, ये नई लिस्ट क्या बता रही है, और खास तौर पर धर्मेंद्र यादव की जगह पर शिवपाल यादव का आना? देखिए, ऐसा है कि शिवपाल यादव पिछले दिनों जब पहली लिस्ट आई थी और उसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं था, तो बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या चाचा भतीजे के रिश्ते अभी सही नहीं हुए हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, जो समाजवादी पार्टी में हमारी बात हुई है, कि पिछले 2-3 दिन पहले तक शिवपाल यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाने का कोई भी फैसला अखिलेश यादव ने नहीं किया था, किसी तरह की बातचीत नहीं हुई थी। ये 2-3 दिन के अंदर ये एक बड़ा निर्णय आया है। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि धर्मेंद्र यादव एक बयान दे रहे थे कि बदायूं में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो अपनी बेटी को उस पार्टी से टिकट दे दे। तो अब धर्मेंद्र यादव को ना उम्मीदवार बना के शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है, जिसको आप बड़ा मूव एक समाजवादी पार्टी की तरफ से मान सकते हैं। क्योंकि अगर आप बदायूं सीट लोकसभा देखेंगे तो धर्मेंद्र यादव यहां से जरूर चुनाव जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये स्ट्रांग होल्ड रहा है। 4 बार सलीम शेरवानी यहां से सपा के टिकट से एमपी बन चुके हैं, तो शिवपाल यादव को वहां पर भेजना, तो जाहिर है अखिलेश यादव एक मैसेज देना चाहते हैं कि परिवार में सब ठीक है और शिवपाल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरा नाम आप इसमें देखेंगे तो बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन है। ये प्रवीण सिंह ऐरन वो हैं जो कांग्रेस में थे और 2009 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन ने कांग्रेस के टिकट से लड़ा था। इनकी पत्नी वहां से मेयर भी रही हैं, तो कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। तो एक तरह से जो गठबंधन को लेके चर्चाएं चल रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मुश्किल है, तो प्रवीण सिंह ऐरन जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, उनको उम्मीदवार बना के भी अखिलेश यादव शायद कुछ संदेश कांग्रेस को भी देना चाहते हैं। सौरभ, इस लिस्ट से लग रहा है, अब आप देखिए इसमें वाराणसी भी है। वाराणसी वो सीट है जो कांग्रेस लड़ना चाह रही थी अपने टिकट से गठबंधन में, तो वो भी सीट अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी है। तो बहुत तरह के इशारे इसमें हैं। और सबसे बड़ी बात कि शिवपाल यादव को कैंडिडेट बनाया है वहां से बदायूं से, जो बदायूं समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। जी सौरभ जी, और धर्मेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई है और जगहों की, उनको 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रभारी भी बना दिया गया है, ये भी रुचि हमको जानकारी मिल रही है। फिर मैं दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा मैं आता हूं, आदिल जी मैं आ रहा हूं, समय मैं आ रहा हूं आपके पास, ऐसा क्या हुआ होगा कि आखिर परिवार में ही सीट बदलनी पड़ गई? देखिए, ऐसा है कि धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव का जहां तक सवाल है परिवार की, अगर सौरभ आप बात करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि धर्मेंद्र यादव को किसी तरह की नाराजगी होगी कि शिवपाल यादव को वहां से क्यों उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि परिवार में धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह के बहुत नजदीकी थे। मुलायम सिंह उनको अपने बेटे की तरह मानते थे, तो जाहिर है कि शिवपाल यादव से भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो वो जो है कि धर्मेंद्र यादव नाराज होंगे, ऐसा नहीं
कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र इससे नाराज होंगे और शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है बागपत का, तो धर्मेंद्र यादव को भी एक जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाया गया है। तो बस सिग्नल यही है कि परिवार में सब कुछ ठीक है और शिवपाल यादव, क्योंकि अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि भरोसा है कि शायद शिवपाल यादव वहां से चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने वहां से उनको उम्मीदवार बनाया है। सौरभ जी, रुचि शुक्रिया आपका। तो ये यूपी के अंदर अखिलेश यादव जो हैं अपनी सीटों का गणित लगातार बैठा रहे हैं और रुचि ने जैसा बताया वाराणसी की सीट से भी उन्होंने अपना उम्मीदवार जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ये सीट भी कांग्रेस पार्टी चाह रही थी, तो कांग्रेस ने अपनी पसंद की सीटों की जानकारी दे रखी है अखिलेश यादव को, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो कहीं भी एडजस्ट करने को कांग्रेस पार्टी की पसंद की सीटों में वो उनकी कोई ऐसी मंशा है नहीं। और जाहिर है इसके बाद सवाल तो उठेगा कि ये गठबंधन आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो एक बार फिर मैं राजपाल कश्यप जी के पास जाऊंगा। आदिल जी, मैं इनके बाद आता हूं आपके पास। कश्यप साहब, क्या अब गठबंधन हो तो हो, ना हो तो ना हो, यहां तक बात पहुंच गई है क्या? क्योंकि जो जो सीटें कांग्रेस पार्टी आपसे चाह रही थी कि मिल जाएं, वहां आप उम्मीदवार उतार रहे हैं। देखिए सौरभ जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सदैव बड़े दिल से गठबंधन करते हैं, बड़े दिल से बात करते हैं। दूसरी बात, वो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, लेकिन हमें बीजेपी को रोकना है, हर हालत में रोकना है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमारे नेता इसी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए सबसे पहले देश में टिकट घोषित कर दिया, सबसे पहले चुनाव की तैयारियां कर चुके हैं, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की नहीं कश्यप साहब, कई लोकसभाओं के भाजपा को रोकना है तो अकेले आप समझते हैं कि हम अकेले ही रोक पाएंगे? हमको कांग्रेस नहीं चाहिए साथ में? नहीं, देखिए हमारे नेता ने तो सीट पे कई दिनों से लगातार कह रहे हैं और सीटें भी बता दी हैं, सीटें उनसे भी पूछ ली गई, कई राउंड बात हो चुकी है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी रोकेगी बीजेपी को। और ऐसा नहीं है कि देखिए बता नहीं रहे हैं कि बात रुकी हुई कहां है आपकी कांग्रेस के साथ। 39 सीटें जीती थी, 39 सीटें समाजवादी पार्टी अकेले भी जीत चुकी है और 2012 में अकेले समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना चुकी है। और समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से एक भी चुनाव में वोट कम नहीं हुआ, हर बार बढ़ के आया है। अच्छा, ठीक है सर। 37% पे समाजवादी पार्टी अच्छा, पहुंच ठीक गई है। है। शिवम जी, मैं आऊंगा 1 मिनट। 22 के चुनाव आदिल खान जी, आज मुख्यमंत्री अखिलेश सुप्रीम यादव कोर्ट के लिए के फैसले के बाद, जी कश्यप साहब सुन ली मैंने आपकी बात, दर्शकों तक पहुंच गई आपकी बात। जब आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल जी आए तो उन्होंने बार बार इंडिया गठबंधन की बात कही। देखिए मीडिया में तो ये भी लगातार चर्चा थी कि आपका और कांग्रेस का गठबंधन होगा कि नहीं होगा। आप दोनों पार्टियों ने कह दिया कि हम लोग पंजाब में तो नहीं कोई गठबंधन कर रहे हैं, दिल्ली को लेकर के सवाल था। लेकिन आज उन्होंने ये एक तरीके से ये संदेश भी दिया कि नहीं, हम इंडिया गठबंधन में हैं। शायद दिल्ली पर आप लोगों की बातचीत हो रही हो आज भी, लेकिन यूपी में आप सबसे बड़ा सूबा जो है वहां पर जो हालात बने हुए हैं और राज्यों में जो हालात बने हुए हैं, बीजेपी को रोकने के लिए जिस मंशा से आप लोग पिछले साल जुलाई महीने के अंदर एकजुट हुए थे, वो भावना क्या कायम है भी? देखिए सौरभ भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ बातें कही थी, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। हमने बीजेपी के प्रवक्ता से लगातार पूछा कि भैया चंडीगढ़ के उस मसीह के बारे में बता दो कि उसका मसीहा कौन था। नहीं बता पाए, क्योंकि ये लोग डकैती भी करते हैं और बकैती भी करते हैं। अब सुनिए, अरे ये केंद्र सरकार के अंदर जब सुप्रीम के अंदर सुनवाई चल रही थी तो केंद्र सरकार ने अपने सबसे बड़े वकील और सारे वकीलों की फौज उस बेईमान के लिए खड़ी कर दी, जबकि पूरा देश देख रहा था कि उसने दिन के उजाले में कैमरे के सामने वोटों की चोरी की है। 30 तारीख को एक जेपी नड्डा जी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौन मसीहा है? क्या अब भारतीय जनता पार्टी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि जिस ट्वीट से आप धन्यवाद कर रहे थे वो तो पूरा का पूरा खेल ही नकली था, वो तो पूरा धांधली पर चुनाव टिका हुआ था। और सुनिए, पंजाब के गवर्नर ने जिस अनिल मसीह की हम बात कर रहे हैं, जिसको पीठासीन अधिकारी बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग का अध्यक्ष है। ठीक है तो सर, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आप डकैती और बकैती कर रहे हैं। कर ली बात किस सर, हमने तरीके उसकी से... बात कर ली, काफी बात कर ली। ठीक है, आपने भी बता दिया उसके बारे में। अब सुनिए, हाँ।
अब सुनिए गठबंधन पे। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा साफ कर दिया कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, हमारा इंटैक्ट था, इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा, और हमारा डिस्कशन जो है लगभग आखिरी पड़ाव पर है। हम बहुत जल्द सीटों का डिक्लेरेशन भी करने जा रहे हैं। हम सीट शेयरिंग पर बात भी कर देंगे, अनाउंस भी कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, अभी बार बार जो जिक्र हो रहा था 370 पार, जो पार्टी मेयर के चुनाव में छोटे से शहर में धांधली करती हो, वोटों की चोरी करती हो, वो 370 पार करेगी। अच्छा, ठीक है आदिल खान जी, ठीक है। गठबंधन में आप हैं, आपने कहा हम सीटें अपनी सीट बता भी देंगे। 30 सेकंड और छोटे। मोदी जी कहते हैं जी भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। आदर्श घोटाले वाले जिनको वो जेल भेज रहे थे, जो कह रहे थे कि इनकी साली और सास शहीदों के मकानों को खा गए, उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करा के राज्यसभा भेज देते हैं। जिनको कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, उस अजीत पवार। अच्छा, ठीक है आदिल खान जी, जवाब दीजिए शिवम त्यागी। ओके, ठीक है सर। आदिल जी, ठीक है। देखिए, मैंने शालीनता से इनकी भाषा को इसीलिए सुना क्योंकि मुझे उनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना है। बहरहाल, डकैत जो आपकी पार्टी के थे वो तिहाड़ में है और बकैत सामने बैठा ही है, तो मुझे इस पर कोई बहस करना उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उन्हीं को जवाब दे रहा हूं। मेरी मजबूरी है, वो जिस भाषा में लेंगे उसी में, तो अब जिसमें देंगे उसी में लेना पड़ेगा। थैंक यू। अब रुकिए ना जरा प्लीज, बीच में नहीं। ये क्या है, अपने समय में बोल नहीं पाते, कुछ दूसरे में प्लीज आपको रोकना पड़ेगा। मैं चाहता ही नहीं कि डिस्कशन में इस तरीके से जाऊं। मेरा समय है, जैसे मैंने उनको छोड़ दिया ऐसे। थैंक यू। मैंने कहा ना, जो डकैत है शराब वाले वो पड़े तिहाड़ में और बकैत बैठा हुआ है सामने, तो ज्ञान ना दे। थैंक यू। ये चवन्नी जितनी पार्टी जो है ज्ञान इतना देंगे, आपको कैसे बताएं? 370 आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मजबूरी है आपकी भाई, क्या करें। और ये जो आप कह रहे हैं गठबंधन हमारा बस अंतिम चरण में, एक थी कांग्रेस कहने वाले, अंतिम चरण में कहां से भाई? क्या हाल है आपका, देश को पता है। मैं नहीं करना चाहता, मुझे अभी बहुत सारी चीजों के जवाब देने हैं, मुझे फंसना ही नहीं है। आप बोलिए। थैंक यू। मैं अब एक चीज कहना चाहता हूं, बड़ा क्लियर है। आपने कहा समाजवादी पार्टी को लेकर, अरे भाई विंडो बंद हो गई, बोलना बंद कर दो, आवाज नहीं आ रही है। क्या हो गया, बौखला गए हो क्या? आप रुको जरा। बोलिए। थैंक यू। अब एक और चीज आपने कहा कि जो सीटें आपस में जो है उत्तर प्रदेश में चेंज हो गई। समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा, कहते हमारा 80 की 80 सीटों पर प्रभाव है, अखिलेश जी ने ऐसी प्लानिंग की। अरे स्कूटर पे आ जाएंगे आपके सांसद। पूरी पार्टी का जब से 93-94 से पार्टी बनी है, सबसे बुरे हाल में आप आज हैं। दूसरा, आपने एक और चीज कही कि शिवपाल यादव जी जो हैं और धर्मेंद्र यादव जी हैं, दोनों परिवार से ही हैं। आपको इनकी पार्टियों में नाम लेने के बाद बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना है कि मोहन यादव भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री, या फिर राम श्याम यादव कोई भी हो सकते हैं। यादव में तो गारंटी है एक ही परिवार से आते हैं। और तीसरा, एक और चीज कहना चाहता हूं, मुझे आज समझ में आता है कि ये कांग्रेस अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में क्यों है। मुझे मेरे पुराने लोग बताते थे कि इंदिरा जी वगैरह अपनी पार्टी को लेकर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यहां चरण सिंह सांपला भारतीय जनता पार्टी को लेकर मेहनत कर रहे हैं। अरे भैया, अपनी पर तैयारी करो। अच्छा, ठीक है। 50 पर पड़े हुए वहां से ऊपर आना है। चलिए, ठीक है। और बकैत अपनी पर तैयारी करें। समय इतना ही था। बस शुक्रिया करूंगा आप सब लोगों का। और मैं चाहूंगा कि अजय कुमार पांडे जी, आज आपके साथ वाकई में गलत हुआ, नाइंसाफी हुई सर। आपने पूरा समय दिया हमको, आप सुबह शुरुआत से अंत तक बैठे रहे, लेकिन आज कुछ ऐसा ही रहा डिबेट में और खबर भी बीच में आ गई, मैं नहीं आ पाया आपके पास ना। प्लीज डोंट माइंड।